हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन का नया टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक का कोई भी टॉपिक मिस कर दिया है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें। जिन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि हमारे स्पेस में या हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें जिनका मास होता है, ऑब्वियसली हर एक चीज़ का क्या है, मास है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसके पास कोई ना कोई मास होता है, उसके आसपास एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं। जो हमने ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक अगर ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है, दे बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो अब आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हमें दिख तो नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो लेकिन हमें इतना पता कि फोर्स लग रहा है और वो हमने उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला है, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ भी दूं, अब ये जो चीज़ है ये नीचे चिपकी पड़ी है, मैं यहाँ छोड़ भी देती हूँ, ये धड़ाम से नीचे गिरेगी, है ना। क्यों? क्योंकि ये अर्थ से नीचे की तरफ, अर्थ जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है। अब मैंने इसको ऊपर उठाया, अगर मैं इसको छोड़ती हूँ तो ये नीचे गिरती है। मैं कोई हल्की चीज़ गिराती हूँ, अब जैसे ये चीज़ है, मैं इसको छोड़ देती हूँ तो ये नीचे गिरेगी, है ना। अब बीच में तो कुछ भी नहीं था, राइट, कोई चीज़ को खींच रही थी, वो हमें दिख तो नहीं रही थी, बीच में तो खाली स्पेस था। तो फिर अर्थ ने इसको खींचा, अपनी तरफ खींचा, किसी ने किसी फोर्स से खींचा, है ना। लेकिन वो फोर्स क्या था, विदाउट कांटेक्ट था। अब ये तो कांटेक्ट में नहीं है ना अर्थ के, बस स्टिल मैं इसको छोड़ देती हूँ तो ये नीचे जाके गिरती है। तो विदाउट एनी कांटेक्ट ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है बाय अर्थ, वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि हाँ जी, किसी भी एक मास ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है, उसके आसपास कुछ ना कुछ एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में वो चीज़ों को, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो उस रीजन को, उस स्पेस को क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल फील्ड बोला गया। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो द स्पेस अराउंड अ मास वेयर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, और any mass entering this space experience of force without any contact। तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे हम अर्थ को अगर समझते हैं कि एक पर्टिकुलर उसके पास मास होता है, हैवी मास है उसके पास, तो उसके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और उसके बीच में क्या होता है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, यानी कि अर्थ के बिना कॉन्टैक्ट में आए अगर मैं इसको छोड़ती हूँ तो बीच में कुछ भी नहीं है, तो नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसको क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लियर होगी ये बात। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव होता है। तो अब इसी चीज को हम विजुअलाइज करते हैं। तो अब ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना दो ऑब्जेक्ट्स रखती हूँ। एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा यहाँ पर, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा यहाँ पर। तो अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि जो अर्थ है वो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी, अपनी तरफ ज़्यादा खींच रही होगी, ये इसको ज़्यादा खींच रही होगी, बताइए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। अब इस मैग्नेट के पास हमें पता है कि इसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, राइट। अब अगर मैं किसी एक और मैग्नेट को यहाँ रखती हूँ और एक दूसरे मैग्नेट को मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है, तो जो ज़्यादा पास होता है वो जल्दी क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये इसके रीजन के अंदर बेशक आ रहे होंगे, मान लो ये भी इसके मैग्नेटिक फील्ड में ही आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा पास में होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर होता है उसके पास थोड़ा कम फोर्स लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप बताइए मुझे कि यहाँ पर इसके पास ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा और इस पे कम फोर्स लग रहा होगा। इसको आप फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं, जैसे कि फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है,
इसी ही ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर ले गई, इसका मास अभी भी m ही है, ठीक है। ये जो है वो अर्थ से कम डिस्टेंस पर है, ठीक है, लेकिन ये अर्थ से ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो मान लेते हैं ये सेंटर से डिस्टेंस पे है r1 डिस्टेंस पे है, ये सेंटर से डिस्टेंस पे है r2 डिस्टेंस पे है। वी नो दैट r2 इज ग्रेटर देन r1। अगर मैं आपको बताऊं कि किसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो कैसे बताएंगे, हम फॉर्मूला लगाते हैं g m बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर फर्स्ट की बात करें तो r1 स्क्वायर है, ठीक है। सेकंड की बात करें तो r2 स्क्वायर हो जाएगा। अब r2 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है और ग्रेटर जो चीज़ें होती हैं डिनोमिनेटर में होती हैं तो ये चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। कैसे समझ सकते हैं, हमें पता है कि 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 1/10 कर देती हूँ, 1/5 कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/5 इज ग्रेटर देन 1/10। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर ये डिनोमिनेटर में कोई चीज़ बड़ी पड़ी होती है तो उसकी होल वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो फोर्स जो फर्स्ट पोजीशन पे लग रहा है वो ज़्यादा है जो फोर्स सेकंड पोजीशन पे लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा क्यों लग रहा है, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा फोर्स है, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा इंटेंस फोर्स है। मैं क्या बोल रही हूँ, इंटेंस फोर्स, ठीक है, कि ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब याद करिए इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी में अगर कहती हूँ भाई लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो, मतलब क्या हुआ, उसको क्या कर दो, उसको ब्राइट कर दो, है ना, उसकी इंटेंसिटी कम कर दो, उसकी लाइट को डिम कर दो। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, हाउ स्ट्रॉन्ग, राइट। तो फोर्स में क्या हो जाएगा, हाउ स्ट्रॉन्ग द फोर्स इज। तो जितनी पास उतना ज़्यादा इंटेंस, जितनी दूर उतना कम इंटेंस। तो अब हम डिफाइन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पास में ज़्यादा होती है, दूर में कम होती है। लेट अस डिफाइन दिस। तो स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, तो वही स्ट्रेंथ मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। तो स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास कैप्ट एट दैट पॉइंट। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक अगर हम मास को, यूनिट मास को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रख देते हैं, उस पॉइंट पर वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसे हम बोलेंगे उसकी इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। अब कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम ऐसे यूनिट मास क्यों बोलते हैं, व्हाई डू वी टेक इट एज यूनिट मास। तो सोचिए अगर हम किसी भी यूनिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, सिंपल सी फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मेरे को डिफाइन करना है, करंट डिफाइन करना है, तो करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। तो करंट क्या होता है, 1 एम्पियर। चार्ज क्या होता है, 1 कूलम, ये होता है 1 सेकेंड। तो अगर हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो हम यूनिट ही लेते हैं कि यूनिट एम्पियर क्या होगा या 1 एम्पियर क्या होगा, कि 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो करता है 1 सेकेंड के अंदर, देन हम कहते हैं कि वो कितना है, 1 एम्पियर है। तो इसलिए हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम बोल देते हैं यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब 1 kg, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 kg का टेस्ट मास रखेंगे। टेस्ट मास कैसे, ध्यान से देखो, अगेन हमारी यहाँ पे अर्थ, ठीक है। अब क्या किया है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम मान लो यहाँ पे मैंने 1 kg का ऑब्जेक्ट रख दिया, 1 kg का मास रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, अर्थ से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसे हम बोलेंगे उसकी इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है, अगर इसी को ही उठा के मैं और ऊपर ले जाती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ इस मास को, ठीक है, तो अब यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी होगी, यहाँ हमें पता है ज़्यादा होगी, यहाँ हमें पता है कम होगी, ठीक है। तो 1 kg का मास क्या होता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने एक कांस्टेंट मास रख दिया है, ठीक है, और वो इजी बनाने के लिए हम क्या बोल देते हैं, यूनिट मास दैट इज 1 kg ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हमने एक टेस्ट मास रखा है, टेस्ट मास। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट मास, यानी कि इस मास के ऊपर हम टेस्ट
देख रहे हैं, हमने ये मास उठाया और इसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं भाई इसके ऊपर कितना मास, कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट मास। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे फोर्स experienced by an object of mass m equals to f। ठीक है, यानी कि अगर कोई हम रैंडम मास m लेते हैं उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होता है f, यानी कि ये क्या होता है g m बाय r स्क्वायर। यहाँ r स्क्वायर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ ना। तो क्वेश्चन इज हम यहाँ पर r क्यों ले रहे हैं, r तो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ होता है ना, और यहाँ तो हम ऑब्जेक्ट को जो अर्थ से कुछ ना कुछ हाइट ऊपर लेकर जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि यहाँ क्या होता है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले जाएं, अगर उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो ये जो हाइट है वो कम है रेडियस से, तो उसके लिए क्या होता है, हम अप्रॉक्सीमेटली उसको r ही मान लेते हैं, रेडियस ही मान लेते हैं ऑफ अर्थ। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि अगर कहीं भी अगर हम अर्थ पे जाते हैं तो कहीं खाइयाँ हैं, तो कहीं पहाड़ हैं, ठीक है, तो कहीं समुद्र है, कहीं कुछ है, तो इसलिए हम ऑन एन एवरेज जो भी इसके आसपास की हाइट ऑन एन एवरेज जो रेडियस से कम होती है, तो उसको हम h को निगलेक्ट करके रेडियस ऑफ अर्थ ही यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये हो गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अब अगर मुझे इसकी इंटेंसिटी बतानी है तो वहाँ पर यूनिट मास होना चाहिए। यूनिट मास का मतलब क्या है, इस m की जगह पे क्या होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg। ठीक है, तो ये m क्या हो जाए, नीचे चला जाएगा, F इज इक्वल डिवाइड बाई m हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे 1 kg आएगा। नहीं तो यहाँ पे कोई भी मास हो सकता था, 5, 10, 15, 20, अब ये नीचे लेकर जाऊंगी मैं, तभी यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आ गया। नाउ दिस इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड या स्ट्रेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से। कैपिटल ई से किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को जब हम बताते हैं तो वो एक यूनिवर्सल एक सिंबल बना दिया गया है, दैट इज़ ई। हम ई से ही हम किसी न किसी इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब हम उसे कहेंगे कि वहाँ की कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है, इसका अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो एफ की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर डिवाइड में एम। नाउ दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एम से एम कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या ये देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। ये क्या होता था, ये होता था हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। क्या होता था, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था इसका। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल जी विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वल क्या आ गए, इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये आए हैं सिर्फ न्यूमेरिकली इक्वल, ओनली न्यूमेरिकली, यानी कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल हैं, बट इन दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब होता है कि कितनी एक्सेलरेशन है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, कितनी एक्सेलरेशन से गिर रहा होता है वो हमें पता है, कितनी एक्सेलरेशन से गिर रहा होता है। नाउ व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कि इस पॉइंट पे वो कितनी इंटेंस फील्ड है, इस पॉइंट पे कितना इंटेंस फील्ड है, यानी कि यहाँ पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। दोनों का मतलब डिफरेंट है, बट न्यूमेरिकली दोनों का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। जो यहाँ पे हम बात करेंगे इंटेंसिटी की, यहाँ हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन भी क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बोथ हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन होती है? हमें पता है कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उस वही डायरेक्शन होगी ना इंटेंसिटी की भी। तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्शन इज अलोंग the direction of force, ठीक है। अब इसकी क्या जो होती है डायरेक्शन क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वो होती है डायरेक्शन? इसकी हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। कैसे? कि अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? -g है, नेगेटिव जा रहा है। अगर नीचे की तरफ लेके आ रहे होते तो हम पॉजिटिव जी लेते हैं, है ना। ये हम अपने साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग लेते थे पूरे चैप्टर में, 9th में, 10th में, +1 में, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में हमने यही साइन कन्वेंशंस लिए हैं कि अर्थ से कोई चीज़ को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो नेगेटिव जी, नीचे की तरफ लेके आएंगे पॉजिटिव जी। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लग रही होती है ना, डाउनवर्ड टू द सेंटर ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, डाउनवर्ड। ओके, ये हो गई इन दोनों की पहली वेक्टर हो गई। फिर आ गया कि किस डायरेक्शन में है। अब अगर मैं इन दोनों की यूनिट्स की बात करती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी? निकालो। सबसे पहली बात, दिस इज फोर्स अपॉन में मास, है ना। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन। मास का क्या होता है? केजी। तो ये कितना आ गया? ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज न्यूटन पर केजी। आ गई इसकी ऐसे यूनिट। और अगर मैं ऐसे जी की बात करती हूँ, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। तो हमने थर्ड पॉइंट यूनिट्स की भी बात कर ली। अब यूनिट पे आ चुके हैं, डायमेंशंस को हम कैसे भूल जाएं? तो डायमेंशंस निकालते हैं अब हम। तो डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फोर्स का क्या होता है? mL/t-2। फोर्स की ये रहती है। यहाँ हम निकालें डायमेंशंस ऑफ इंटेंसिटी। एंड मास की क्या होती है? m। तो m से m कैंसिल, क्या बन जाएगा? m0L/t-2 इज द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी निकालते हैं डायमेंशंस क्या होती हैं एक्सेलरेशन की? हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रखा है, दैट इज L/t-2। तो ये हमने डायरेक्ट फाइंड कर रखी है वहां से एक्सेलरेशन, राइट। तो ये हो गई आप लोगों की डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, तभी हम कह सकते हैं कि इनका फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल सेम है, बट इनकी जो यूनिट्स हैं, ऐसे यूनिट्स हैं, वो क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। अब ये हो गया हमारे पास, एकदम कंपैरिजन कर लिया हमने इंटेंसिटी का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है। अब यहाँ पर देखने से पता चलता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो पास में ज़्यादा, दूर में कम होती है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो फोर्स होता है, इनके बीच का जो फोर्स लगता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मास पे, कि किसी न किसी ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए। तो यहाँ अभी तक तो हम अर्थ की बात कर रहे थे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सन की, तो सन का तो मास बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सन की और सन के मास की बात करें कि सन का मास तो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो Gm/r², तो यानी कि ये कितनी ज़्यादा फोर्स से खींचता होगा ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, और कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा मास है इसका, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो बहुत बड़ा होगा, है ना। कुछ लग रहा है आपको कि हाँ हम किसकी बात करने वाले हैं? यस, सन के आसपास कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? प्लैनेट्स,
राइट तो जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरीके से घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आते हैं, तभी वो उनको छोड़कर बाहर की तरफ नहीं निकल जाते हैं प्लैनेट्स। तो वो प्लैनेट्स कहाँ रहते हैं? सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही रहते हैं और उसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, एंड दे हैव ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और अगर ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून कर रहा है। तो मून कहाँ आ रहा है? मून आ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस पिक्चर से ये भी देख सकते होगे कि जो अर्थ है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड किसके अंदर है? सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। और अगर ये मून है तो ये मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किसके अंदर आ रही है? सन की ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ रही है। तो जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो सारा का सारा क्या रहता है? बैलेंस्ड रहता है। कोई प्लैनेट इस चीज को छोड़ के बाहर नहीं निकलता। स्टार्स अपनी जगह पे रहते हैं, प्लैनेट्स अपनी जगह पे रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन। ठीक है, तो सन अभी तक हमें पता है कि जो सन होता है उसका सबसे ज्यादा मास होता है, राइट। तो ये तो था ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।